नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम्स में। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भू राजस्व वसूलने की शुरुआत कब हुई और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। भू राजस्व की कौन कौन सी अलग अलग व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, आपने इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन इनसे ज़रूर आता ही आता है। आज की वीडियो में हम मुख्यतः इजारेदारी प्रथा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ लिया तो इजारेदारी प्रथा से आने वाला सारा सवाल आप आसानी से कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी के तौर पर भारत में आई थी, उसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार कहाँ से मिला, उसको लगान वसूलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार किसने दिया उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बक्सर 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत तत्कालीन मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। हम दूसरे पॉइंट को देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजस्व वसूलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 1765 में बंगाल विजय के उपरांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, व्यापार और प्रशासन के संचालन के लिए तथा अधिकारियों के वेतन और भत्ते देने के लिए इनको धन की आवश्यकता थी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी की बढ़ती धन की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि उस समय कंपनी अपने विस्तारवादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा जैसे युद्धों में संलिप्त थी, जिसमें विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी। और ये धन उनको बंगाल विजय के साथ उन्होंने अथाह धन इकट्ठा किया, जिसका उपयोग हम देख सकते हैं उन्होंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किया, उसके बाद चल के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किया। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं भू राजस्व किसे कहते हैं, भू राजस्व का अर्थ क्या है। दोस्तों, जैसे वर्तमान समय में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में हर वर्ष जमा करते हैं, वैसे ही तत्कालीन भारत में या प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक भू राजस्व भारत में राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। और जैसे किसान अनाज पैदा करते थे तो उनको अनाज का कुछ हिस्सा अपने शासकों को देना पड़ता था। उसी तरह जब 1765 में कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ तो उनको, जैसे हमने पढ़ा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि यह व्यवस्था पारंपरिक भू व्यवस्था की तरह ही थी। जैसे पारंपरिक तौर से राजस्व वर्ष में एक ही बार वसूला जाता था और 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। द्वैत शासन क्या है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि जब बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई
तो राजस्व तो वसूलने की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त थीं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से अर्थ क्या है, इससे इसमें क्या होता था कि अधिकारी कर तो वसूल लेते थे लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा अपने पास रखते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने पास रख लेते थे, मतलब ये कर का हिस्सा कंपनी को नहीं जाता था, इसलिए कंपनी को घाटा होता था। ये राजस्व व्यवस्था का जो प्रारंभिक दौर था वह 1765 से 1772 के बीच में देखने को मिलता है हमको, जिसमें शुरुआती दौर में रॉबर्ट क्लाइव ने इसके सुधार के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, क्योंकि वह तो या तो युद्धों में संलिप्त था या साम्राज्यवादी विस्तार की अपनी नीति को पूरा करने में ध्यान था। और जो पारंपरिक लगान की व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार धीरे धीरे भर गया। बाद में चल के रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग जब 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करके इजारेदारी प्रथा को लागू किया। इजारेदारी प्रथा को लागू करने के पीछे उसका उद्देश्य कर संग्रहण की एक ऐसी प्रथा को या व्यवस्था को स्थापित करना जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और जो लोग सिस्टम में राजस्व वसूलने के सिस्टम में भ्रष्टाचारियों के रूप में थे उनका जो है निदान हो सके। तो जैसा हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि आज मुख्यतः हम लोग इजारेदारी प्रथा के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इजारेदारी प्रथा के बारे में डिटेल से। इजारेदारी प्रथा का अर्थ क्या है या इसके और अलग कौन कौन से नाम थे। इसको हम या तो ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं या पंचशाला व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में आपसे इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत की थी तत्कालीन बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। अब इस व्यवस्था में हमको दो चरण देखने को मिलता है। पहला चरण 1772 से लेकर 1777 तक, जिसमें 5 वर्षों का ठेका दिया जाता था, और दूसरा चरण 1777 से शुरू हुआ जिसमें ठेके की अवधि को कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। अब इजारेदारी व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमें ज़मीन का जैसे एक बहुत बड़ा भूभाग है तो इसके लिए उस समय बोली लगाई जाती थी। जो ज़मीन पे लगान वसूल करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको 5 वर्षों का ठेका मिल जाता था कि 5 वर्षों तक आप इस भूभाग पे लगान वसूल सकते हैं। तो 1772 से 1777 तक 5 वर्ष का ठेका, इसे हम पंचशाला व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देखा गया कि इस व्यवस्था में भी द्वैध शासन की तरह ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और अंततः वारेन हेस्टिंग ने इसको 1 वर्षीय ठेके के रूप में, मतलब आप देती थी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको ठेका 1 वर्ष के लिए दिया जाता था। लेकिन यह सुधार के उद्देश्य से लिया गया स्टेप था, लेकिन देखा गया कि इसके और भी भयानक दुष्परिणाम सामने आए। इजारेदारी प्रथा को लागू करने के पीछे वारेन हेस्टिंग्स के क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य तो उस समय द्वैध शासन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं थी उसकी वजह से इस व्यवस्था को और आगे तक लागू करना सही नहीं था। तो बेसिकली इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इजारेदारी प्रथा को लागू किया गया। दूसरा, कंपनी का लाभ अधिक से अधिक कितना बढ़ाया जाए, उस उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया। लाभ कैसे बढ़ाया जाएगा? इस व्यवस्था में ठेके का सिस्टम था। ठेकेदार पहले तो ठेके के लिए बोली लगाते थे। बोली से मिलने वाली रकम और वार्षिक आय जो कलेक्ट होगा, दोनों
को मिलाकर एक भारी भरकम रकम कंपनी के पास जाता था। यही कंपनी का मेन उद्देश्य था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए भू राजस्व के माध्यम से। उस परिणाम क्या क्या हुए या परिणाम क्या क्या हुए उसके बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि ठेकेदारों या जमींदारों का ज़मीन पर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता था, और जब एक वर्षीय ठेके की व्यवस्था आई तो अधिक से अधिक धन उगाही करने के लिए किसानों का शोषण करते थे, जिससे कि किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ गई और वे कंगाली की चपेट में आ गए और ठेकेदार माला माल होते चले गए, जबकि वहीं किसान की हालत पहले से और ही बदतर हो गई। अब हम इस व्यवस्था को की पॉइंट्स के माध्यम से एक बार समअप कर लेते हैं। इस व्यवस्था को ठेकेदारी प्रथा या पंचसाला व्यवस्था कहते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें 5 वर्षों का ठेका दिया जाता था, इसीलिए इसको पंचसाला व्यवस्था कहा जाता है। कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। हाँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठेकेदारों या जमींदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वह भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं देते थे, किसानों के हित में कोई ध्यान नहीं देते थे। और जैसे ही एक वर्षीय ठेके की व्यवस्था आई, धीरे धीरे कर की वसूली में और अस्थिरता और भ्रष्टाचार आने लगा। इस व्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं, जैसे ठेकेदारों को ये नहीं पता होता था कि अगले वर्ष ठेका उन्हीं को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, तो अधिक धन उगाही करने के लिए वो किसानों का शोषण करते हैं, जिससे किसानों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ी और ज़मीन की उर्वरता भी प्रभावित हुई, जिसके परिणाम हमको आगे चलकर बंगाल में अनेकों अकाल के रूप में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, से इजारेदारी व्यवस्था के बारे में जितने भी इसके पॉइंट्स थे सब कवर कर लिए गए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा पढ़ने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कैसा आपको लगा ये वीडियो। थैंक यू।